नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी अजीब सी लगने वाली बात की गहराई में उतरने वाले हैं। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहयोगी और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों एक ही चीज हो और वो आपके दिमाग के अंदर ही बैठा हो। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की एक हिंदी समरी है। तो आज हम इसी समरी के जरिए दिमाग के उस छुपे हुए हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अवचेतन मन कहते हैं, और ये जानेंगे कि क्या हम सच में इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये समरी की शुरुआत ही एक मतलब चौंकाने वाले दावे से होती है। वो ये कि हमारे फैसले, हमारी आदतें, हमारे डर, यहाँ तक कि हमारी सफलता और असफलता का 90% हिस्सा यही अवचेतन मन कंट्रोल करता है। और मजे की बात यह है कि हमें इसके बारे में पता तक नहीं होता। ये एक तरह का ऑटो पायलट है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, जबकि हम सोचते हैं कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है। बिल्कुल, जबकि वो हमारे चेतन मन के हाथ में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ 10% हिस्से पर ही मतलब सचेत रूप से कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो काफी डरावनी बात है। तो चलिए इस 90% वाले हिस्से को, इस दूसरे दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस ऑटो पायलट को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये अवचेतन मन आखिर काम कैसे करता है। समरी में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। ये एक उपजाऊ खेत की तरह है, पूरी तरह से उपजाऊ, और ये किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो बोएंगे वही उगेगा। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक और शायद थोड़ी खतरनाक भी है, वो ये कि ये मन तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। ये आपके चेतन मन यानी आपके जागरूक दिमाग से आने वाले हर विचार को, हर सुझाव को एक आदेश की तरह लेता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए समरी में कहा गया है, जो आप कहोगे, सोचोगे, मानोगे, वही बनोगे। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। अगर ये मन इतना भोला है और हर आदेश मान लेता है, तो हमारी जिंदगी में इतनी गड़बड़ क्यों होती है? हम सब अमीर और स्वस्थ क्यों नहीं हैं? हम तो सचेत रूप से यही चाहते हैं। जरूर कोई पेच होगा। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब चेतन और अवचेतन मन के रिश्ते में छुपा है। चेतन मन एक गेटकीपर या कह लीजिए एक चौकीदार की तरह है, लेकिन ये चौकीदार अक्सर सो जाता है या उसका ध्यान भटक जाता है। सोच कर देखिए, बचपन से लेकर आज तक हमने अपने आसपास के लोगों से, समाज से, मीडिया से हजारों नकारात्मक सुझाव सुने हैं। तुम ये नहीं कर सकते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। हाँ, या बीमारियां तो उम्र के साथ आती ही हैं। ये सारे विचार, ये बीज उस सोए हुए चौकीदार से बचकर सीधे हमारे उपजाऊ खेत में चले गए और वहां जड़ें जमा ली। हमें पता भी नहीं चला कि ये प्रोग्रामिंग कब हो गई। तो अब जब आप सचेत रूप से कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो आपका अवचेतन मन, जिसमें सालों से पैसे कमाना मुश्किल है का प्रोग्राम चल रहा है, वो उस नए आदेश को खारिज कर देता है। अच्छा, तो ये एक तरह की अंदरूनी लड़ाई है। एक तरफ हमारी इच्छा है और दूसरी तरफ वो सालों पुरानी कंडीशनिंग। तो अगर हमारे विचार वो बीज हैं जिन्हें हम इस खेत में बोना चाहते हैं, तो उन्हें उगाने के लिए खाद और पानी क्या है? उन्हें ताकत कहाँ से मिलती है? समरी के मुताबिक इसका सबसे बड़ा ईंधन है विश्वास, मतलब बिलीफ। और यहाँ विश्वास का मतलब सिर्फ उम्मीद करना नहीं है। अवचेतन मन के लिए विश्वास एक एहसास नहीं, बल्कि एक पक्का आदेश है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से बिना किसी शक के विश्वास करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक बहुत साफ संदेश दे रहे होते हैं कि ये हकीकत है, इसे सच कर दो। और यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। समरी में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है कि ये मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। ये सुनकर मुझे एथलीट्स का ख्याल आता है। वो अपनी रेस जीतने से पहले उसे मन में हजारों बार दौड़ते हैं। वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि मैं जीतूंगी, वो उस फिनिश लाइन को पार करने की भावना को, उस जीत के एहसास को पूरी तरह से महसूस करती हैं। बिल्कुल सही पढ़ा। और यहीं से विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की शक्ति का जन्म होता है। जब कोई अपने लक्ष्य को मन में ऐसे देखता और महसूस करता है जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है,
तो वो असल में अपने अवचेतन मन को एक ब्लूप्रिंट दे रहा होता है, एक नक्शा, और मन उस नक्शे को हकीकत में बदलने के निर्देश की तरह लेता है। लेकिन इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, भावनाएं, इमोशन। अगर आपकी कल्पना सिर्फ एक दिमागी फिल्म है जिसमें कोई भावना नहीं है, तो उसका असर कम होगा। पर अगर उस कल्पना के साथ आप खुशी, कृतज्ञता या जीत का गहरा एहसास जोड़ देते हैं, तो वो संदेश सीधा और बहुत ताकतवर तरीके से आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। भावनाएं उस संदेश पर लगी एक मोहर की तरह हैं, जो कहती हैं ये बहुत जरूरी है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन कई लोगों को ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने जैसा लग सकता है। क्या सिर्फ अच्छा सोचने या कल्पना करने से हकीकत बदल सकती है? समरी इस संदेह को कैसे एड्रेस करती है? क्या इसके लिए कोई ठोस तरीके भी हैं? हाँ बिल्कुल, समरी सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि इसे करने के व्यवहारिक तरीके भी देती है। इसमें सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है ऑटो सजेशन, या जिसे हम एफर्मेशंस भी कहते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराने की प्रक्रिया है, ताकि वो पुराने नकारात्मक प्रोग्राम को ओवरराइट कर सकें। समरी में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे सेहत के लिए सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहना मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक है। या पैसों के लिए मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड फ्रीली, मैं धन और समृद्धि के योग्य हूँ। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि वाक्य हमेशा वर्तमान काल में, मतलब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जैसे कि वो चीज़ पहले से ही सच हो। और यहाँ एक आम गलती होती है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। कई लोग नकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं गरीब नहीं रहना चाहता। अवचेतन मन नहीं शब्द को प्रोसेस नहीं करता, वो सिर्फ गरीब पर ध्यान केंद्रित करता है और उसी को हकीकत बनाने में लग जाता है। इसलिए संदेश हमेशा सकारात्मक और सीधा होना चाहिए। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, ये एक ज़्यादा असरदार अफर्मेशन है। और इसे करने के लिए समय का भी कोई खास महत्व है क्या? मतलब दिन में कभी भी कर सकते हैं? हाँ, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन समरी में एक खास समय पर बहुत जोर दिया गया है, जिसे वो स्लीप प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी सोने से ठीक पहले के 5 से 10 मिनट। ये वो जादुई समय है जब हमारा चेतन मन, वो चौकीदार, दिन भर की थकान के बाद शांत होने लगता है और लगभग सो जाता है। इस समय अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह से खुला होता है, वो सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। पर दुनिया भर की नकारात्मक खबरें या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर बिता देते हैं। हम अनजाने में अपने दिमाग में कचरा भर रहे होते हैं, ठीक उस समय जब वो उसे स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। बिल्कुल, ये तो अपने उपजाऊ खेत में सोने से ठीक पहले जंगली घास के बीज डालने जैसा है। समरी कहती है कि इस समय का इस्तेमाल जानबूझकर करना चाहिए। सोने से पहले अपनी इच्छाओं को दोहराना, जैसे कि वो पूरी हो चुकी हैं। ये कहना कि कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा, मैं मजबूत हूँ, सफल हूँ, शांत हूँ, ये आपके अगले दिन की नींव पहले ही रख देता है। आप अपने अवचेतन मन को रात भर काम करने के लिए एक पॉजिटिव असाइनमेंट देकर सो रहे हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ लक्ष्य हासिल करने या पैसा कमाने के बारे में नहीं है। समरी में तो शारीरिक उपचार यानी हीलिंग की भी बात की गई है। अब ये एक ऐसा दावा है जहां कई लोग शायद थोड़ा स्केप्टिकल हो जाएं। क्या सिर्फ विचार वाकई शरीर को ठीक कर सकते हैं? इसका आधार इस विज्ञान पर है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं, बल्कि गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। आपके हर विचार से शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होता है। तनाव का विचार कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं खुशी और शांति के विचार ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को तेज करते हैं। हम सब ने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है, जहां मरीज को सिर्फ एक शुगर की गोली ये कहकर दी जाती है कि ये एक शक्तिशाली दवा है और मरीज ठीक होने लगता है। वो गोली नहीं, बल्कि मरीज का विश्वास है जो उसे ठीक कर रहा है। अच्छा, तो जब समरी कहती है कि आप अपने शरीर को आदेश दें, जैसे मेरी हर कोशिका स्वस्थ है, मेरा शरीर खुद को ठीक कर रहा है, तो आप असल में प्लेसिबो इफेक्ट को जानबूझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आप अपने शरीर की अंदरूनी इंटेलिजेंस को एक सीधा निर्देश दे रहे हैं, और ये हमें डर के विषय पर भी ले आता है। समरी में डर को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। डर और विश्वास असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग भावनाएं हैं, पर असल में ये दोनों ही उस चीज पर भरोसा करने की मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो अभी हुई नहीं है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है।
मतलब डर भी एक तरह का विश्वास ही है, बस नकारात्मक दिशा में। बिल्कुल। डर कहता है मुझे पूरा यकीन है कि कुछ बुरा होगा, और विश्वास कहता है मुझे पूरा यकीन है कि कुछ अच्छा होगा। दोनों ही भविष्य की एक ऐसी तस्वीर पर यकीन कर रहे हैं जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मानसिक मसल का इस्तेमाल हम चिंता करने के लिए करते हैं, उसी मसल को हम भरोसा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि हम उसे किस दिशा में ट्रेन कर रहे हैं। जब आप डर को इस नज़रिए से देखते हैं तो वो अपनी ताकत खो देता है। आप उसे एक बुरी आदत की तरह देख सकते हैं जिसे बदला जा सकता है। तो ये सारी बातें, विश्वास, कल्पना, डर पर काबू पाना, इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए? क्या कोई प्रैक्टिकल रोड मैप है? इसी के लिए इन सभी अलग अलग विचारों को एक साथ लाते हुए समरी में एक बहुत ही साफ 4 स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। हाँ, ये एक तरह की रेसिपी है जैसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 4 कदम हैं। पहला है रिलैक्सेशन, मतलब मन को शांत करना। हाँ, दूसरा है अफर्मेशन, यानी सकारात्मक आदेश देना। सही। तीसरा है विजुअलाइजेशन, परिणाम की कल्पना करना और उसे महसूस करना। बिल्कुल। और चौथा, और शायद सबसे मुश्किल, फेथ, भरोसा रखना। और इस क्रम का एक खास मतलब और मनोविज्ञान है। रिलैक्सेशन सबसे पहले इसलिए है क्योंकि ये आपके चेतन मन के गेट कीपर को शांत करता है, ताकि आपका संदेश बिना किसी रुकावट के सीधा अंदर जा सके। एक तनावग्रस्त मन नए सुझावों को स्वीकार नहीं करता। उसके बाद अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन उस संदेश को साफ साफ बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और वो कैसा महसूस होता है। और अंत में फेथ यानी भरोसा उस बीज को शक की धूप और चिंता की कीड़ों से बचाता है, ताकि वो आराम से उग सके। बिना पहले कदम के यानी मन को शांत किए बिना बाकी के कदम उतने असरदार नहीं होते। और ये जो आखिरी कदम है, भरोसा, मुझे लगता है यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हम एक अफर्मेशन कहते हैं और फिर 5 मिनट बाद सोचने लगते हैं, अरे कुछ हो तो रहा नहीं है। बिल्कुल। समरी बताती है कि शक एक ब्लॉक की तरह काम करता है। ये वैसा ही है जैसे आप एक बीज बोएं और फिर उसे रोज खोद कर देखें कि वो उग रहा है या नहीं। ऐसा करने से वो कभी नहीं उगेगा। आपको प्रक्रिया पर भरोसा करना ही होगा। आपको बीज बोकर, पानी देकर उसे भूल जाना है और ये मानना है कि प्रकृति अपना काम करेगी। अवचेतन मन के साथ भी यही नियम लागू होता है। आदेश दो, उसे महसूस करो और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इस बात पर भरोसा रखो कि वो अपना काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार यही है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ यात्री नहीं बल्कि उसके रचनाकार हैं, और हमारा सबसे बड़ा टूल हमारा अपना अवचेतन मन है। समरी का निचोड़ यही है कि आप वही बनते हैं जो आप अपने अवचेतन मन में लगातार बोते हैं। ये सफलता, सेहत और खुशी के विचारों को चुनकर जानबूझकर बोने के बारे में है। बिल्कुल। ये कोई जादू नहीं है बल्कि हमारी अपनी सोच का विज्ञान है। ये समझने के बारे में है कि हमारे अंदर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सिस्टम काम कर रहा है। हम या तो उसे अनजाने में अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं, या फिर उसे समझकर उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं। अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत हमारे दिमाग के अंदर ही मौजूद है। बस उसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस समरी में सफलता, सेहत और रिश्तों को बेहतर बनाने की बात हुई है, पर क्या इस तरीके का इस्तेमाल किसी बहुत पुरानी नकारात्मक आदत जैसे धूम्रपान या किसी गहरे डर जैसे फोबिया को मिटाने के लिए किया जा सकता है? अगर अवचेतन मन ने उस आदत को बनाने वाले शुरुआती प्रोग्रामिंग को स्वीकार किया था, तो उसे जड़ से मिटाने के लिए कौन सी खास और लगातार की जाने वाले काउंटर प्रोग्रामिंग सबसे असरदार होगी? इस पर सोचेगा जरूर।